स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस के विषय में बता रही हूँ आपको। एक ही वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 3 वीडियो में बांट करके उसका हम अध्ययन करेंगे, जिससे कि थोड़े थोड़े मिनट्स की वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुन सकें और उसको फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन प्रोफेसर सैमुअल्सन ने किया। इस सिद्धांत से पहले उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण के संबंध में 2 और दृष्टिकोण आ चुके थे। पहला मार्शल के द्वारा विकसित किया गया उपयोगिता विश्लेषण यानी यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा हिक्स एलन के द्वारा विकसित किया गया उपयोगिता वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मार्शल का मांग विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता कॉर्डिनल विचार है यानी क्रमवाचक है, अर्थात उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसके विपरीत हिक्स का मांग विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता क्रमवाचक है, ऑर्डिनल है, यानी कि उपयोगिता की तुलना की जा सकती है लेकिन उसको संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है। यानी कि मार्शल ने ये कहा था कि अगर हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है उसको हम माप सकते हैं। जैसे कि हम उसकी माप सकते हैं, यानी कि उसकी हम गणना कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये एक व्यक्ति की उपयोगिता के ऊपर, उसकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है कि वह वस्तु उसके लिए कितनी आवश्यक है। अगर उसके लिए वस्तु बहुत अधिक आवश्यक है तो वह उसकी उपयोगिता को ज़्यादा मान करके चलेगा, और दूसरा व्यक्ति उसी सेम वस्तु के लिए अगर उसकी उपयोगिता नहीं है तो वो उसकी उपयोगिता को कम मान करके चलेगा। इसलिए उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। लेकिन हिक्स ने कहा कि उपयोगिता जो है क्रमवाचक है, यानी कि ऑर्डिनल है, यानी कि इसकी तुलना तो नहीं की जा सकती है लेकिन इसकी तुलना की जा सकती है लेकिन इसको संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक और बहुत बड़ी कमी आती है कि यह मान करके चलता है कि उपभोक्ता अपने उदासीनता मानचित्र को पूरी तरह से जानता है। यानी कि उपभोक्ता को ये मालूम है कि वो पहले नंबर पर एप्पल रखेगा, दूसरे नंबर पर गुआवा रखेगा, तीसरे नंबर पर ऑरेंज रखेगा, 4th नंबर पर ग्रेप्स रखेगा। यानी कि उपभोक्ता को उदासीनता मानचित्र है ये उपभोक्ता का, और उसको पूरी तरह से नॉलेज है, और वह विभिन्न संयोगों के बीच अपने अधिमानों यानी प्रेफरेंसेस को व्यक्त कर सकता है, जबकि वास्तविक रूप में, व्यावहारिक रूप में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मार्शल एवं हिक्स दोनों के सिद्धांत उपभोक्ता की मांग का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रकट करते हैं। दोनों ही सिद्धांत उपभोक्ता की मांग का अनुमान इस आधार पर लगाते हैं कि कीमत तथा आयों में होने वाले काल्पनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप एक उपभोक्ता मनोवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार प्रभावित होगा। यानी कि उपभोक्ता की जो कीमत है वस्तु की और उसकी जो आय है, वो कीमत रेखा जो है निश्चित रहती है, लेकिन अगर उसमें कुछ काल्पनिक परिवर्तन होता है तो उस काल्पनिक परिवर्तन के होने पर उपभोक्ता उससे किस प्रकार से प्रभावित होगा। इसके विपरीत सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत विभिन्न कीमत आय स्थितियों में उपभोक्ता के व्यवहार के आधार पर उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करता है। अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी यानी प्रकट अधिमान सिद्धांत की मान्यताएं। जैसे कि हम अन्य सिद्धांतों में भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि मान्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो होता है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उपभोक्ता का चयन उसके अधिमान यानी प्रेफरेंस को प्रकट करता है। उपभोक्ता जो भी वस्तुओं को प्रेफरेंस देता है उसको प्रकट करता है। नंबर 3, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, यानी उपभोक्ता जो है एक बुद्धिमान समझदार व्यक्ति है, इसलिए वह कम वस्तुओं के स्थान पर अधिक वस्तुओं के अधिमान को महत्व देता है। नंबर 4, यह सिद्धांत मजबूत क्रमबद्धता, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की मान्यता पर आधारित है।
अब मजबूत या सबल स्ट्रॉन्गिंग क्या है, ऑर्डरिंग क्या है? इसका मतलब है कि उपभोक्ता के अधिमान का एक निश्चित क्रम, डेफिनेट ऑर्डरिंग होता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर पर एप्पल है, सेकंड नंबर पर गुआवा है, थर्ड नंबर पर ग्रेप्स है, फोर्थ नंबर पर ऑरेंज है। तो उसने एक ऐसा एक डेफिनेट क्रम बनाया हुआ है कि अधिमान का एक निश्चित क्रम होता है, डेफिनेट ऑर्डरिंग होती है। इसलिए जब वह किसी एक संयोग को चुनता है तो अन्य उपलब्ध संयोगों की तुलना में अपने चुने हुए संयोग अर्थात अधिमान को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। तो ये जो इसके ये प्रेफरेंस बने हुए थे, उन प्रेफरेंस में से जिस एक संयोग को चुनता है तो इसका मतलब उस संयोग को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, यानी सबसे ज़्यादा पसंद करता है। नंबर 5, किसी दी हुई कीमत आय रेखा पर एक कीमत रेखा दी हुई है, कीमत आय रेखा दी हुई है, जहाँ पर कि उपभोक्ता की आय निश्चित है और वस्तु की कीमत निश्चित है। तो किसी दी हुई कीमत आय रेखा पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के किसी एक संयोग का चुनाव करता है। दो वस्तुओं का यहाँ पर दो वस्तुओं का एक संयोग बनेगा, जैसे केला और सेब का बन जाए, मान लीजिए अमरूद और अंगूर का बन जाए, हमेशा दो वस्तुओं का एक संयोग होगा। तो वो दो वस्तुओं के किसी एक संयोग को चुन लेता है। नंबर 6, उपभोक्ता को अधिक वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उपभोक्ता को हम कब अधिक वस्तु खरीदने के लिए उकसा सकते हैं? कब वो अधिक वस्तु खरीदने के लिए विलिंग होता है? जबकि वस्तु की कीमत में पर्याप्त मात्रा में कमी कर दी जाए। नंबर 7, यह सिद्धांत अनुरूपता या संगति, कंसिस्टेंसी पर ही नहीं बल्कि सकर्मकता यानी ट्रांसिनिटी की मान्यता पर आधारित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी उपभोक्ता का बी की अपेक्षा ए और सी की अपेक्षा बी के लिए अधिमान है तो उसका निश्चय ही सी की अपेक्षा ए के लिए अधिमान अधिक होगा। नंबर 8, यह सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार की स्थिरता की मान्यता पर आधारित है, अर्थात उपभोक्ता एक स्थिति में बी की अपेक्षा ए को अधिमान देता है तो वह किसी अन्य स्थिति में ए की अपेक्षा बी को अधिमान नहीं दे सकता, यानी जो अधिमान उसको पसंद है उसी अधिमान पर उसका जोर बना रहेगा। तो ये यहाँ पर हमने लिया है कि इसका मीनिंग क्या है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का मीनिंग क्या है और उसकी क्या मान्यताएं हैं। अब दूसरी वीडियो के अंदर हम लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी।